नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इडोटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रैक्टिस सेट 7 को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कार्यक्रम है? नमामि गंगे कार्यक्रम। पहला स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। 2028 तक नहीं, ये 2026 तक बढ़ाया गया है। इस तरीके से यही वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया था। यह सही स्टेटमेंट है। तीसरा, फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता। तो आपका इसमें पूछ रहा है सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन हो जाएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर सी यस इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। बिल्कुल गलत। यह किया गया था शुरू 2 अक्टूबर 2014 को। पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया? गलत। इस तरीके से इसका आंसर यही वाला हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। यह भी सही स्टेटमेंट है। चौथा देख लेते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गांवों को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। असत्य पूछ रहा था इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना कौन सा परियोजना है? ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है, इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। नहीं, गलत है यह स्टेटमेंट। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। नहीं, यहां पे बताना असत्य कथन, तो 2 और 3 हम लोग का असत्य कथन हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया गया है? कौन सा है? बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट यह स्थापित किया गया है मोहाली में। कहां स्थापित किया गया है? मोहाली में। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 20 करोड़। यही स्टेटमेंट गलत है। टर्नओवर कितना होता है? 10 करोड़ होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, लघु उद्यम निवेश ये 25 करोड़ का होता है, निवेश 25 करोड़ और इसका टर्नओवर 125 करोड़ ना होकर के टर्नओवर होगा 100 करोड़। ये स्टेटमेंट दोनों गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर होगा 500 करोड़। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा असत्य कथन, तो असत्य कथन हो जाएगा 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। असत्य कथन पूछ रहा है इसलिए। अब देखते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? क्या है क्वेश्चन? देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया है? यह किया गया है गुरुग्राम में। कहां किया गया है? गुरुग्राम में। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा स्टेट होगा? छत्तीसगढ़। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। पहला है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका आंसर भी यही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 में स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030-31 तक है। यह स्टेटमेंट गलत है। यहां ये दोनों स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ए। ये वाला सही आंसर होगा। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान है? लेट्स स्टडी। यह शुरू किया है कहां की महिलाओं ने? अफगानिस्तान। कहां की महिलाओं ने? अफगानिस्तान की महिलाओं ने। अब देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न,
भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो वास्तविक जीडीपी के आधार पर ऐसा नहीं बना है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बिल्कुल आईएमएफ ने ऐसा अंदाजा लगाया है। इस तरीके से आपका सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, केवल 2। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नैदतवाह बनी है? वो कौन ऐसा देश है जिसकी पहली महिला राष्ट्रपति जिनका नाम है नेटुम्बो नंदी नैदतवाह? इनका नाम हो जाएगा, ये है नामीबिया की। कहां की है? नामीबिया की। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा मिशन है? चंद्रयान 5 मिशन। पहला स्टेटमेंट है, मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है। तो ये योजना 2 देशों के द्वारा बनाया गया है, लुपेक्स। भारत और जापान इसमें रहेगा, भारत और जापान। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है। तीनों स्टेटमेंट सही है। सत्य कथन बताना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। यहां पे क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा गलत है, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन से हैं? कौन सा ड्रैगन है? स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान। इससे कौन कौन अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे हैं? इनका नाम हो जाएगा उच विल्मोर और दूसरा निक हेग। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूर्तिकार का नाम है राम सुतार। पहला स्टेटमेंट है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। 2025 में इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है, राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर इसका हाइट है, याद रखना है, वो डिजाइन किया था। मतलब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन राम सुतार ने किया था। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आंसर हो जाएगा डी। अब इनसे रिलेटेड 2 और चीज जान लेते हैं। राम सुतार को 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्मश्री। और पद्म भूषण मिला था इनको 2016 में। पद्म भूषण कब मिला? 2016 में। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, सबसे पहला स्टेटमेंट है, सबसे प्रदूषित देश 4 है। दूसरा, भारत का स्थान चौथा है। बिल्कुल गलत, भारत का स्थान चौथा नहीं, भारत का स्थान 5वां है। तीसरा स्टेटमेंट है, ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। बिल्कुल गलत, ढाका नहीं है, दिल्ली है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। चौथा स्टेटमेंट है, मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। यह सही स्टेटमेंट है। अब पूछ रहा है इसमें कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो गलत स्टेटमेंट है आपका 2 और 3। इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा असत्य कथन 2 और 3, मतलब बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 असत्य है, मतलब पहला वाला सही है, पहला वाला सही है और चौथा वाला सही है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स के एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? इनका नाम हो जाएगा अर्चना जाधव। इनके टेस्ट में, डोपिंग टेस्ट में जो पदार्थ मिला है उसका नाम है ऑक्सीड्रोलोन। इसका परीक्षण किया गया था तो यह पाया गया था, इसीलिए इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। और इनका प्रतिबंधित समय रहेगा 6 जनवरी 2029। याद रखना है, 6 जनवरी 2029 तक ये प्रतिबंधित हैं। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता कौन देश हैं? तो इसका विजेता होगा भारत देश। कबड्डी में कौन सा रहेगा?
भारत देश, पुरुष और महिला दोनों में। अब बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। अभ्यास खंजर, कौन सा अभ्यास? अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इस देश का नाम हो जाएगा किर्गिस्तान। मतलब अभ्यास खंजर किस देश के साथ भारत करता है? किर्गिस्तान के साथ में। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सबसे ज्यादा संख्या बिहार में 2397, गलत दिया है। सबसे ज्यादा संख्या यूपी में होगा। ये दोनों को क्रॉस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसे यूपी में मिला था और दूसरे नंबर पर मिला था बिहार में। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो 2 और 3 सत्य कथन नहीं है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों सत्य नहीं है, दोनों का क्रॉस कर देना है डाटा। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहां किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है गोवा में। कहां किया गया है? गोवा में। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? फुटबॉल खिलाड़ी हैं ये, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई है। इनका नाम हो जाएगा डेविड वेकहम। क्या नाम होगा? डेविड वेकहम। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट, क्या है? टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है एआई जनरेटेड डिफेक्ट सामग्री के नियंत्रण हेतु। ये एआई जनरेटेड डिफेक्ट सामग्री का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए ट्रंप के द्वारा एक हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट पारित किया गया। ये एआई जनरेटेड डिफेक्ट सामग्री से संबंधित है। 23वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम सागर माथा संवाद कहां आयोजित किया गया है? प्रथम सागर माथा संवाद आयोजित किया गया है नेपाल में। कहां आयोजित किया गया है? नेपाल में। 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? कौन सा? सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? भारत का वो कौन सा राज्य है जो अपने यहां का विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम अभी बिहार में होंगे उसमें इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यह है आपका मैथिली भाषा, पहला याद कर लीजिए मैथिली भाषा। और संग्रह का नाम है बनारस आहम। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 मिला हुआ है और इनका नाम हो जाएगा नेहा झा मैनी। क्या नाम होगा? नेहा झा मैनी। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है? 3R किससे संबंधित है यह बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। 3R सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और कहां किया गया था? तो भारत मंडपम में, न्यू दिल्ली में। कहां किया गया था? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM स्टेम का संबंध किससे है? स्टेम का संबंध हो जाएगा शिक्षा से है। स्टेम का संबंध किससे होगा? शिक्षा से संबंध होगा। और स्टेम का फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और यह शिक्षा से संबंधित है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? कहां किया गया है? तो हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में किया है जो बिना सुई का रक्त परीक्षण कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत स्वस्थ भारत। क्या आंसर होगा? अमृत स्वस्थ भारत। अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। महिलाओं और
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया है? इसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत। तो प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। 32वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में याद रखना है भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो भारत ने आयात किया है, इसका परसेंटेज है 8.3%। कितना परसेंट? 8.3%। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट राइज ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए राइज ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। सी नंबर आंसर। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखा है? तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा असम। क्या होगा? असम। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के अंतर्प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से गलत कथन कौन सा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्प्रवाह या अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल सही। पहले के रिस्पेक्ट में यह कितना बढ़ गया है? 14% वृद्धि किया है। तो यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त होता है। यह गलत स्टेटमेंट है। मलेशिया से नहीं, यह प्राप्त होता है सिंगापुर से। अभी हाल में सिंगापुर से सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट ये वाला है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं। राज्यों में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। दिल्ली को नहीं, यह भी गलत है। ये हुआ है प्राप्त महाराष्ट्र को। किसको हुआ है? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। अब गलत कथन पूछ रहा था तो 2 और 4 गलत होगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफर्म है कि आने वाले एग्जाम में इसको पूछा जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खाड़ी देश ने टाउराइज पहल की शुरुआत की है? तो खाड़ी देश का नाम बताना है जिसने टाउराइज पहल का शुरुआत किया है। इसका नाम हो जाएगा सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। अब बात कर लेते हैं खाड़ी देश। ये खाड़ी देश में कौन कौन सा देश आएगा? तो खाड़ी देश में ईरान और इराक को छोड़ करके अगर उसके आसपास का, सऊदी अरब के आसपास का जितना सारा कंट्री होगा सारा कंट्री इसमें आ जाएगा खाड़ी देश में। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितना तक पहुंचेगा? 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। कब तक ऐसा है? 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान में। कहां पे? अजरबैजान में। और क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा? नागोर्नो कराबाख क्षेत्र। अब देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वर्गीकरण के मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा किसका बताना है? लघु उद्यम का बताना है। तो लघु उद्यम का हो जाएगा निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर हो जाएगा 100 करोड़। ये सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये हो जाएगा सूक्ष्म का, और सबसे ऊपर वाला अगर मध्यम का बात करें तो मध्यम में होता है 125 करोड़ निवेश होगा, 125 करोड़ निवेश होगा और 500 करोड़ का टर्नओवर होता है। किसमें? मध्यम में। सूक्ष्म में ये वाला हो जाएगा सूक्ष्म में। और अभी यहां पे हम लोग देख लिए लघु में कौन सा पूछेगा? तो लघु में हो जाएगा 25 करोड़ और टर्नओवर हो जाएगा 100 करोड़। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत, कितना के तहत? 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति दी गई है? तो इसमें नॉमिनी रख सकता है कितना खाता धारक? 4। कितना नॉमिनी रख सकता है? 4 खाता धारक। अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न।
7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव, क्या नाम है, प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य होगा, तो इसका उद्देश्य याद कर लीजिए, हो जाएगा भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करते हुए प्रेरित करना। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, बीपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, पूछने की पॉसिबिलिटी है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है देश के लगभग 200 जिलों में। कितना? 244 में, 244 जिलों में। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहां और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? यह वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 43 नंबर कौन सा है संग्रहालय? युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। तो ये हो जाएगा कहां पे? नई दिल्ली में होगा, और ये सहयोग से बनाया गया है कौन से देश के? फ्रांस के सहयोग से। याद रखना है, युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहां और किस देश के सहयोग से? तो दिल्ली में, और देश का सहयोग कौन सा होगा? फ्रांस। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। पर्पल फेस्ट 2025 कौन सा है? पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो यह संबंधित होता है दिव्यांगजन से। किससे संबंधित होगा? दिव्यांगजन से। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, तो यह परियोजना किसका हुई, किस परियोजना का यह हिस्सा हो जाएगा? पर्वतमाला परियोजना। इसका आंसर हो जाएगा पर्वतमाला परियोजना, इसी का वो हिस्सा होगा। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो यह होगा मौलिक अधिकार, जो कि संविधान के पार्ट 3 में 12 से 35 तक मेंशन किया गया है। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? नाम क्या है? एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? कौन सा मंत्रालय है यह देख लेना है। मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, और केंद्रीय आवास आवंटन में यह सरकारी दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है, और यह आरक्षण हो जाएगा 4%। कितना होगा? 4%। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? हालांकि ये इसके पहले भी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये रिपीट किया है। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या होगा? मेघालय। इस सेट का सबसे आखिरी प्रश्न देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा आयोग है? वरिष्ठ नागरिक आयोग। यह भी इससे पहले रिपीट किया जा चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। क्या आंसर होगा? केरल। इस तरीके से हम लोग इस सेट का 50 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं।